हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को आज हम एंड करेंगे इस चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर होगा वन शॉट के अंदर, यानी कि इसका कोई पार्ट नहीं है। आज ही मैं कराऊंगा क्लास शुरू और आज ही क्लास इसको पूरी तरीके से एंड करेंगे। और ये गारंटी दूंगा कि मैं जितना भी तुम्हें इस चैप्टर से पढ़ाऊंगा वो 100% कवरेज है, कुछ भी इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। मैंने स्ट्रिक्टली सीबीएसई के सिलेबस को रीड करते हुए क्लास ये चैप्टर आपके लिए बनाया है। राइट, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ेंगे आज वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। शॉर्ट में आप इसे बीओटी कहते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। हमारी कंट्री इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना सामान बेचा है उन्हें, यानी एक्सपोर्ट, और कितना सामान उनसे खरीदा है यानी कि इंपोर्ट। इस चीज को क्लास शो करता है कौन? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। कितने रुपए का सामान हमने बाहर से खरीदा और कितने रुपए का सामान हमने बाहर बेचा। हमने बाहर से खरीदा मतलब इंपोर्ट्स, हमने बाहर बेचा मतलब एक्सपोर्ट। यहाँ बाहर का मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया को छोड़कर क्लास किसी भी कंट्री की बात करें, उनको कितना बेचा, उनको कितना खरीदा। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं। देश के अंदर अगर आप कुछ बेचते हो तो वो नहीं काउंट करते। ये चैप्टर पढ़ी इसलिए रहे हैं ताकि हम ये जान सके कि इंडिया फॉरेन कंट्री से कितना ट्रेड करता है, कितना व्यापार करता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। इसमें सबसे जरूरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ये बात करता है कितने रुपए का गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया है और कितने रुपए का गुड्स हमने इंपोर्ट किया है। जो गुड्स होता है उसको बोलते हैं क्लास विजिबल आइटम्स, या इसको कहते हैं टेंजिबल आइटम्स। ध्यान रखना, गुड्स का मतलब विजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम या फिजिकल आइटम। विजिबल मतलब जिनको देखा जा सकता है, टेंजिबल का भी मतलब सेम ही होता है। और फिजिकल आइटम क्लास जिस सामान का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। लाइक हम बाहर अनाज बेचते हैं, अनाज खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, मसाले बेचते हैं, ये सारी चीज़ें क्लास बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन बात एक ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होता है। हमने जो सेवाएं सर्विसेज बाहर दी हैं या जो सर्विसेज हमने बाहर से ली हैं वो यहाँ पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू, वो भी किसका? ओनली टेंजिबल फिजिकल आइटम या विजिबल गुड्स, यानी कि ऐसे सामान जो अगर जा रहा है तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त। तो अगर अनाज जा रहा है क्लास तो तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ के किसी अमेरिका के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन तो वो तुम्हें नहीं दिखेगा क्योंकि वो सर्विस के अंदर है, वो बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपको दिखेगा नहीं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की एक ही समस्या है, एक ही दिक्कत है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम यानी विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि सिर्फ हम लोग टेंजिबल आइटम्स बाहर नहीं बेचते ना, बाहर से खरीदते हैं। हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर बेचते हैं, बाहर से खरीदते हैं, लेकिन वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जबकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट स्लाइड पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंदर क्लास एक कंट्री ने पूरे वर्ल्ड से जितना भी ट्रांजैक्शंस, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। सरप्लस का मतलब जहां एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, डेफिसिट मतलब जहां पे इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और इक्विलिब्रियम जहां पे दोनों बराबर है, जहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओटी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं। अब हम आते हैं क्लास अपने मेन कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक कंट्री इंडिया ने, मान लेते हैं क्लास यहाँ से, इंडिया ने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जो भी इंडिया ने अलग अलग कंट्री से लेन देन किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ पे होगा क्लास? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यानी कि एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है वो सब कुछ
सिर्फ गुड्स का नहीं, सर्विसेज का भी, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी का भी, और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस का भी, या फिर कोई भी आपके मन में आ रहा है कि जो भी हमारी लेन देन हुई है किसी कंट्री से, वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट में. सो इट इज अ स्टेटमेंट that records all economic transactions of a country with the rest of the world. एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी में. और ये बीओटी से बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है. बीओटी में तो सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता था, लेकिन इसके अंदर क्लास यहाँ पे 4 कंपोनेंट आते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स 4 कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है. सबसे पहला आता है विजिबल आइटम, जिनको देखा जा सकता है, जिनको छुआ जा सकता है, उसको बोलते हैं विजिबल आइटम यानी कि गुड्स यानी कि टेंजिबल. इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज. ये सारी चीज़ें बीओपी में आती हैं. गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है. यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी कि वन साइडेड पेमेंट, एक तरफा पेमेंट. लाइक मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो बदले में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, या किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो बदले में मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ. तो इस तरह के ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं क्लास? यूनिलैटरल ट्रांजेक्शंस. अब उसके बाद है क्लास कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर मतलब क्या है? जहाँ पे हमने बाहर कंट्री से किसी एसेट को खरीदा, बाहर कंट्री से लोन लिया, उनको लोन दिया, या उस कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, वो सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी क्लास? कैपिटल ट्रांसफर. यानी कि चारों चीज़ें बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है. सिर्फ ये वाला कंपोनेंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है इसको बीओटी बोलते हैं, और बाकी ये तीनों कंपोनेंट जो है क्लास ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही समाया हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर बोलो ये सर्कल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो इसका छोटा सा हिस्सा बीओटी है. तो बीओटी जो है वो बीओपी के अंदर ही इंक्लूड होता है. और ये 4 आइटम है बैलेंस ऑफ पेमेंट के. बात समझ आ गई क्लास? बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 आइटम कौन कौन से हैं? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, कैपिटल ट्रांसफर्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी कि वन साइडेड पेमेंट. यहाँ पे होता है असेट लायबिलिटी की पोजीशन चेंज होती है. यहाँ पे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो. विजिबल इनविजिबल मैंने आपको बता दिया. अब डिटेल में चलते हैं कि करके कि कौन सा आइटम क्या क्या होता है. लेकिन उससे पहले क्लास में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप तुम ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, मैं शॉर्ट में फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स बोलता हूँ. शॉर्ट में मैं फॉरेन एक्सचेंज को क्या बोलूँगा? फॉरेक्स. तो जब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लस आइटम, क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रहा है. इसी प्लस आइटम को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट आइटम. जब भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा तो हम उसको बोलेंगे प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम. तो फॉरेन करेंसी का अगर इनफ्लो हो रहा है तो हम उसको प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम बोलेंगे. और अगर फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो इसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम. ये बहुत समझने वाली चीज़ है, और खासकर इस चैप्टर में तुम्हें मैं डीपली ये सारी चीज़ें दिमाग में सेट कर दूंगा बेटा. बस एंड तक टिके रहना, भरोसा रखना कि एंड तक मैं तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ डाल दूंगा. पूरा चैप्टर मुँह जबानी तुम्हें याद हो जाएगा. जैसे अभी तुम्हें याद है बीओटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, सरप्लस बीओटी, डेफिसिट बीओटी, इक्विलिब्रियम बीओटी. फिर आ गया बीओपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये वाइडर है, वो नैरो है, ये पता चल गया ना आपको? इसी तरीके से पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, डोंट वरी. मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हमारे पास डॉलर आएगा तो आप बोलोगे प्लस, और जब जाएगा तो माइनस. इस पूरा चैप्टर ही फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी वो सब फॉरेन ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड है. तो जब भी हमारे पास डॉलर आएगा तो उसे बोलेंगे प्लस आइटम, डॉलर जाएगा तो क्या बोलेंगे? माइनस आइटम. प्लस आइटम को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट आइटम, माइनस आइटम को हम लोग बोलते हैं डेबिट आइटम. तो ये हो गया क्रेडिट आइटम, ये हो गया डेबिट आइटम. मतलब कि प्लस जो है वो क्रेडिट साइड आएगा बीओपी में, और जो माइनस है वो डेबिट साइड आएगा. अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा. अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्ट करने से पैसा आएगा या जाएगा? पैसा नहीं, फॉरेन करेंसी. बताओ बच्चों, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से हम बाहर सामान बेचेंगे, तो फॉरेन करेंसी आएगा या जाएगा, ये आपको बताना है. एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आता है या जाता है, ये आपको बताना है. अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे,
अगर हम क्लास इंडिया से बाहर सामान बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी का इन होगा या फॉरेन करेंसी का आउट होगा? सीधी सी बात है, अगर हम सामान बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, अगर हम क्लास कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो इसे क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम बोलते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आता है, तो ये प्लस आइटम और क्रेडिट आइटम है। अगर मैं बोलूँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसे बोलते हैं माइनस आइटम, या उसको क्या बोलेंगे, डेबिट आइटम। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस आइटम, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है क्लास माइनस आइटम, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज क्रेडिट आइटम, प्लस का मतलब क्रेडिट, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज डेबिट आइटम, राइट? प्लस माइनस क्रेडिट डेबिट, ठीक है? क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर डेबिट। पहले सी आता है एबीसीडी में, फिर डी आता है, ऐसे याद कर लो, प्लस सी माइनस डी, ठीक है? चलो अब जरा क्लास हम समझते हैं एक करके। तो बीओपी के अंदर ये 4 आइटम आते हैं। 4 आइटम कौन कौन से? 4 आइटम। सबसे पहला विजिबल आइटम, यानी कि ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स जिनको क्लास देखा जा सकता है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त। एग्जाम्पल मशीन, राइस, क्रूड ऑयल, वीट, ये सब। इनविजिबल आइटम विच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, दीज आर इनविजिबल। कौन कौन सी सर्विसेज हम बाहर कंट्री को देते हैं? बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, डॉक्टर, टीचर, सैटेलाइट सर्विसेज हम बाहर से लेते हैं क्लास। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज हैं जो हम बाहर से लेते हैं और बाहर कंट्री को देते हैं। वो सारा का सारा सर्विसेज का लेना देना, जो ट्रांजेक्शन्स है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, दीज आर वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी, यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर है गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दीज आर ट्रांसफर फॉर फ्री, ये फ्री में ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, एड टू फ्लड विक्टिम, यानी क्लास यहाँ पे अगर कोई फ्लड आ गया कहीं पे और वहाँ पे जो लोग उनको नुकसान हुआ है उन लोगों को एक ग्रांट देना, डोनेशन देना, हेल्प करना, चैरिटी देना, वो सब चीज़ भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। और कैपिटल ट्रांसफर किसे कहते हैं? विच आर कनेक्टेड विद कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, दीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है क्लास? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। यहाँ पे क्लास क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ लोन लिया, लोन दिया, अपनी कंपनी को बेचा, बाहर किसी कंपनी को खरीदा, वो सब चीज क्लास कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर इंक्लूड होगा। ओके, लाइक टाटा ने बाहर से किसी कंपनी को खरीद लिया या बेच दिया, वो सब कुछ कैपिटल ट्रांसफर्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्लास यहाँ पे प्राइवेट एसेट या कैपिटल एसेट जो है वो चेंज हो रही है। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनसे लोन ले रहा है, लोन दे रहा है, भाई ये सब भी तो कहीं रिकॉर्ड होगा। तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जिसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। अब जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक की बात करते हैं। मतलब पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक तुमसे पूछा जाएगा, बट ये टॉपिक तुम्हें तभी समझ आता जब तुम पुरानी चीज़ों को करते। इसलिए मैंने तुम्हें सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाई हैं। पूरा चैप्टर तुम्हारे जुबान पर रहेगा, ठीक है? और तुम अपने दोस्त को, किसी को पढ़ा दोगे पूरा का पूरा पढ़ के, इसकी मेरी गारंटी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट। देयर आर 2 अकाउंट्स ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स के अंदर, वैसा ही कुछ है। पहला होता है करंट अकाउंट इन बीओपी, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। देयर आर 2 अकाउंट्स, करंट और कैपिटल, करंट और कैपिटल। तो अभी तो हम समझ गए बीओटी में क्या आता है, बीओपी में 4 आइटम आते हैं, लेकिन अब करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ही मुझे लगता है क्लास हर साल पूछा जाता है, मतलब इससे क्वेश्चन आना तय है। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ही बनेगा। कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या क्या है। पैसा आएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा डेबिट, पैसा आएगा प्लस, पैसा जाएगा माइनस, यानी कि फॉरेन करेंसी। जब पैसा बोलता हूँ तो समझ जाना हम फॉरेन करेंसी की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग लिखो कमेंट सेक्शन में जाके, क्लास एक बार लिखो कि प्लस आइटम यानी क्रेडिट आइटम, और ये तब होता है जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, और फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगा तो उसको बोलते हैं माइनस आइटम या डेबिट आइटम, राइट? सो करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या? इट इज दैट अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। भाई ये 3 चीजें, मतलब बीओपी के 4 कॉम्पोनेंट है। देखो ना आप, मैं दिखाता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 कंपोनेंट है, जिसमें से विजिबल, इनविजिबल और क्लास इसके अलावा विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स,
ये तीनों चीजें, एक तो विजिबल इनविजिबल हो गया, दूसरा हो गया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये तीनों चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आता है, सीधी सी बात। और जो बचा कुचा एक ही चीज कैपिटल ट्रांसफर है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है। तो कितना सिंपल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार चीजें आती हैं, जिसमें से ये तीन चीजें करंट अकाउंट में, और कैपिटल सी फॉर कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं। कितनी सिंपल है। तो यह है विजिबल आइटम, यह है इनविजिबल आइटम, यहाँ है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और ये क्या है क्लास आपका कैपिटल ट्रांसफर। तो ये चारों चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है, जिसमें से ये तीन चीजें जो है वो करंट अकाउंट में आता है, और ये कैपिटल ट्रांसफर जो है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। डन, ठीक है। तो अब करंट अकाउंट में जब ये तीनों चीजें आती हैं, तो इन तीनों चीजों को डीपली जरा एक्सप्लेन करते हैं कि करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। तो करंट अकाउंट के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया से जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन से अकाउंट में आता है? पहला सवाल, करंट अकाउंट में आता है। ठीक है सर। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स लाइक मशीन एक्सेट्रा, विजिबल आइटम्स, ऑल एक्सपोर्ट। अब यहां ध्यान से पढ़ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। ऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम। इंडिया से जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम कहते हैं उसको, राइट? बिकॉज दीज रिजल्ट्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, क्योंकि इन सबसे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आता है। तो चाहे कैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो क्लास, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर हो रहा है तो ये करंट अकाउंट में आएगा, और एक्सपोर्ट को प्लस आइटम बोलते हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री के अंदर आता है, राइट? While all import of goods are recorded as debit item or minus item as these results outflow of foreign exchange from our country। तो जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारा प्लस आइटम है, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर आता है। और जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, हम क्लास बाहर से चीज़ों को खरीदते हैं तो हमें डॉलर की पेमेंट करनी है, उनको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, तो वो सारा का सारा क्लास माइनस आइटम या फिर उसको डेबिट आइटम बोलते हैं, माइनस या डेबिट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम बाहर से बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, हम बाहर कंट्री से बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं और बहुत सारी सर्विसेज देते भी हैं। तो अगर मान लो क्लास कि हमने फॉरेन कंट्री से बहुत सारी सर्विसेज ली हैं, बैंकिंग सर्विसेज हम उनका यूज़ कर रहे हैं, शिपिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं क्लास, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो क्लास हम उनसे ले रहे हैं। तो अगर हम उनसे सेवाएं लेंगे, खरीदेंगे, तो हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है माइनस आइटम यानी कि डेबिट आइटम। जबकि अगर हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, हम उन्हें कोई सेवा दे रहे हैं, वो हमसे कुछ खरीद रहे हैं, तो इनको बोलते हैं प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। क्या है पढ़ते हैं? इट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट इज इनविजिबल आइटम विच इज नॉट सीन एज क्रॉसिंग द बॉर्डर। सर्विसेज आर स्प्लिट्स इनटू फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। दो तरह की सर्विस होती हैं, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। अगर हमने कोई सर्विस ली है तो माइनस आइटम, हमें पैसे देना पड़ेगा, और हमने कोई सर्विस दी है उनको तो प्लस आइटम, क्योंकि हमारे पास अब पैसा आएगा। So factor services involve payment of term of income like compensation of employee। factor services का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग काम करते हैं, सैलरी लेते हैं क्लास, वेजेस लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, नॉन फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है? जहाँ पे मशीनों से काम हो रहा है, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वॉल्व पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो जहां पे इंसान को वेज मिल रहा है, काम करने का, दिहाड़ी करने का, मेहनत का पैसा मिल रहा है, लेबर बेच रहा है, उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। जहां पे मशीन से रेंटल इनकम आ रही है या कोई रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लास नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ऑल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम एज दीज रिजल्ट्स inflow foreign exchange, where all import of services are recorded as debit item or minus item because it result outflow of foreign exchange। जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे क्लास सर्विसेज का वो प्लस आइटम होगा, जितना भी इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज का वो माइनस आइटम होगा। मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में एक्सपोर्ट प्लस, इंपोर्ट माइनस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इंपोर्ट डेबिट। ओके। तीसरा, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। डोनेशन है, चैरिटी है, गिफ्ट है। अगर हमें मिलता है तो प्लस आइटम, अगर हम उनको देते हैं तो
माइनस आइटम। इट रिकॉर्ड्स करंट ट्रांसफर, इसे क्लास यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को करंट ट्रांसफर भी कहते हैं। इट रेफर्स टू ट्रांसफर फॉर फ्री। करंट ट्रांसफर मतलब क्या है? ट्रांसफर फॉर फ्री। दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, donation etc. So receipts of unilateral transfers are recorded as credit item. अगर हमें गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, चैरिटी मिला, कोई हेल्प मिली है बाहर से, फाइनेंशियल हेल्प, तो उसको बोलेंगे प्लस आइटम, क्योंकि पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास इनफ्लो हो रहा है, बिकॉज इट रिजल्ट्स inflow of foreign exchange into our country, whereas payment of unilateral transfers are recorded as debit item or minus item because it result outflow of foreign exchange from our country. अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का, तो वो माइनस आइटम होगा या डेबिट आइटम होगा, राइट? बड़े टिक के एंड तक देखना क्लास। देखो आप कम से कम आधा घंटा, तो मैं आधे घंटे में कोशिश करूंगा, मैक्सिमम 35 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा खत्म कर दूं इस पूरे चैप्टर को। तो टिक के एंड तक देखना, यही रिक्वेस्ट करूंगा। इसको 2 पार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, तो अब आप इस स्टेज पे तो हो कम से कम कि यार आप आधा घंटा तो कम से कम बैठ के पढ़ सको, राइट? और उसके अच्छे से नोट्स बना लेना, और ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये है क्लास नेट वैल्यू ऑफ दिस विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का नेट वैल्यू। नेट मतलब पता है क्या होता है? कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, उसे माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आता है, वही वैल्यू क्लास आपके करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। तो ये देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये ट्रेड हो गया इनविजिबल आइटम, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाने के बाद आपका नेट आ जाएगा कि आपका नेट बैलेंस ऑफ ट्रेड जो नेट जो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है। ओके, तो ये उसका एक परफॉर्मा हो गया कि इस तरीके से बनता है वो। चलो, तो हमने करंट अकाउंट अच्छे से सीख लिया। गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, पैसा आएगा प्लस, पैसा जाएगा माइनस। प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। फॉरेन करेंसी इन क्रेडिट, फॉरेन करेंसी आउट डेबिट, फॉरेन करेंसी इन प्लस, फॉरेन करेंसी आउट माइनस। 2 तरह के सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर मैं किसी के यहाँ जाके ड्राइविंग कर रहा हूँ, उसकी गाड़ी को चला रहा हूँ और मैं पैसे कमा रहा हूँ उससे एज ए ड्राइवर, तो मैं हो गया क्लास मेरे को जो जो सेवाएं मैं दे रहा हूँ उसको बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। लेकिन अगर मैंने गाड़ी अपनी दे दी उनको कि गाड़ी चलाओ, आप खुद चलाओ और मुझे गाड़ी का किराया दे देना हर महीने का 5,000 रुपये, तो इसको क्या बोलते हैं क्लास? नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सो इन कैपिटल अकाउंट क्लास, ये बीओपी का वो अकाउंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शन्स बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के निवासी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से चेंज हो जाएगा असेट्स और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। हमारी सरकार का या हमारे देश के लोगों का, टाटा का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेट या लायबिलिटी अगर चेंज हो रहा है ड्यू टू सेल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस को बाहर बेचा, बिजनेस खरीदा बाहर से, या आपने लोन दिया, लोन लिया, ये सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन हैं, इसीलिए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, सो कैपिटल अकाउंट के आपके पास 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा है बोरोइंग और लोन, तीसरा है क्लास चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। प्लीज इन तीनों में से ये वाला कंपोनेंट बहुत बच्चों को डाउट देता है, तो प्लीज आप इसे ढंग से पढ़ लेना। फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट? क्या है ये करके देखते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आप जानते हो, बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए या इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जाए, वो सारा का सारा क्लास कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड होता है। बाहर से कोई हमारे यहाँ देश में निवेश करे या हम लोग बाहर कंट्री में निवेश करें, वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। किसमें? फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर। दूसरी चीज, हम लोग बाहर से लोन लें या हम लोग बाहर वालों को लोन दें, वो सारा भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है लोन्स के अंदर। तो पहले मैं इन दोनों को क्लियर करूंगा, फिर थर्ड पे चलूंगा, बिकॉज थर्ड के लिए मुझे तुम्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कम समझ आता है बच्चों को, बट मेरी तरफ से समझ आ जाएगा, बताना मुझे आप लोग कॉमेंट में, राइट? सुनो, अब अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट बाई NRI इन इंडिया, अगर बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है तो भैया पैसा तो लेके आएगा ना देश के अंदर, तो ये प्लस आइटम है या क्रेडिट आइटम है? इसको बोलते हैं बाहर से कोई इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम। अच्छा, हम इंडियंस अगर बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पैसा देंगे। इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट्स इन अब्रॉड, अगर हम लोग बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो माइनस आइटम या इसको
डेबिट आइटम बोलते हैं, क्या कहते हैं क्लास, माइनस आइटम या डेबिट आइटम। तो अगर इन्वेस्टमेंट मतलब कि बाहर वालों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, तो बाहर से इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो प्लस आइटम, इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो तो माइनस आइटम। प्लस का मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब डेबिट। ओके ठीक है सर, समझ आ गया। लोन्स और बोरोइंग, बाहर से लोन ले लिया, लोन टेकन, लोन ले लिया तो पैसा आ गया ना, क्रेडिट आइटम। भैया तुम लाइबिलिटी मत देखो सर, टेंशन हो गई, लाइबिलिटी बन गई, अच्छी बात नहीं है लोन लेना। अरे ये वो सब नहीं है इसमें, इसमें पैसा देखो आ रहा है जा रहा है। तो अगर हम लोन लेंगे तो पैसा आएगा प्लस, और अगर हम लोन ग्रांट करेंगे तो पैसा जाएगा माइनस। लोन लेते हैं तो पैसा आएगा प्लस, लोन देते हैं तो पैसा जाएगा माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। लोन टेकन प्लस, और लोन अगर हम दे रहे हैं तो वो क्या हो गया क्लास, माइनस हो गया। थर्ड की क्लास हम बात अभी करेंगे, पहले इनको रीड कर लेते हैं देन। तो इन्वेस्टमेंट्स के यहाँ पे दो पार्ट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये रहा इन्वेस्टमेंट, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसे कहते हैं एफडीआई? इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अलाउ द कंट्रोल ओवर दैट एसेट। अगर मैंने किसी कंट्री में एसेट्स खरीदा है, उस कंट्री के एसेट्स पे मेरा कंट्रोल है, तो उसको बोलते हैं क्लास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं किसी एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उस एसेट पे मेरा कंट्रोल है, तो उसको बोलते हैं क्लास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ फर्म बाय टाटा, टाटा ने क्लास अब्रॉड में एक फर्म खरीदा, टाटा ने जैगवार कंपनी को, लैंड रोवर कंपनी को खरीदा, तो यार कंट्रोल टाटा के पास है भाई, उठा के गाड़ियों को देश के अंदर नहीं लाए, बस ओनरशिप चेंज हुआ है, बस कागज दस्तावेज पेपर चेंज हुए हैं, मालिक चेंज हो गया, सामान वही है, कंपनी वही है, बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग को थोड़ी उठा के इंडिया में ले आएंगे, बिल्डिंग वही है, सब कुछ वही है। तो इस सिचुएशन में क्लास इस टाइप के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम लोग किसी प्रॉपर्टी में किसी कंपनी को खरीदते हैं क्लास, किसी फिजिकल एसेट को खरीद रहे हैं, जहां पे एसेट मूव नहीं हो रहा, एसेट वहीं पे ही है। अब पेपर में पूछा आता है मशीन परचेज बोलो, तो लोग सोचते हैं मशीन एसेट है, कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं, मशीन परचेज करंट अकाउंट में ही आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है तो माइनस आइटम या डेबिट आइटम, लेकिन अगर आपने कोई कंपनी खरीदी मशीनों की तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जब आप पूरी की पूरी बिजनेस खरीदते हो, वो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। बी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये इसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल। सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स बेचते हो, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और अगर आप नॉर्मली क्लास किसी पूरे बिजनेस को खरीद रहे हो, कंपनी खरीद रहे हो, तो उसे बोलते हैं क्लास एफडीआई। अगर आप नया बिजनेस खड़ा करने की सोच रहे हो अमेरिका में, तो वो एफडीआई है, ठीक है। या बाहर से अगर कोई इंडिया में बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो एफडीआई है। जबकि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब आप किसी कंपनी के कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद रहे हो, राइट, एग्जांपल परचेज ऑफ सम शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी बाय टाटा, टाटा ने कुछ शेयर्स खरीदा है, तो उसे बोलते हैं क्लास आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कोई कर्जा नहीं बन रहा, आपने तो इन्वेस्टमेंट की है। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री, बाहर से अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है कोई भी, चाहे एफडीआई हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, वो प्लस आइटम है। और हम लोग अगर बाहर कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एफडीआई हो चाहे पोर्टफोलियो हो, तो वो माइनस आइटम है, रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम बिकॉज रिजल्ट्स आउटफ्लो। तो बस तुम देखो, फॉरेन करेंसी को पकड़ो, फॉरेन करेंसी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ तो प्लस आइटम, जा रहा है अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, रेजिडेंट वहां इन्वेस्ट करेंगे तो माइनस आइटम। यही मैंने तुम्हें क्लास यहाँ पे लिख के दिखाया है, वही क्लास ऑफिशियली लिखा हुआ है। बोरोइंग्स, कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बैंकों से आपने उधार लिया हो क्लास, ठीक है, या फिर क्लास आपने उधार लिया हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। सीधी सीधी बात इतनी कहूंगा कि अगर आपने उधार लिया है तो फॉरेन करेंसी आया है प्लस आइटम, और अगर आपने उधार दिया है तो फॉरेन करेंसी जा रहा है माइनस आइटम। ऑल दी बोरोइंग्स आर डेट क्रिएटिंग, जितना भी उधार लेते हैं ना, कर्जा बन जाता है। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड, लोन लिया तो क्रेडिट साइड है प्लस आइटम, बिकॉज दिस लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनटू आवर कंट्री, वेयर एज लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन दिया तो माइनस आइटम डेबिट आइटम। अगर लोन में आप इन दोनों को क्लासीफाई नहीं करना चाहते, सीधे लोन्स दिखा सकते हो, लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड कमर्शियल बैंक्स, तो भी बात बराबर है, तो भी बात बराबर है। आप बाहर सरकार से उधार लो, आईएमएफ से उधार लो, वो सब चीजें क्लास क्या होगा, प्लस आइटम, और देते हो तो माइनस आइटम।
अब ये जो लास्ट है यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लास कॉमा लगाऊंगा और ध्यान से समझना इसमें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, तो ध्यान समझना। मैंने आप सबको एक बात बताई थी जब मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाया था कि किसी भी कंट्री का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, सॉरी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो इंडिया का ही है, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है ना क्लास, वो उस कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को होल्ड करता है। हर कंट्री अपने पास अलग अलग फॉरेन करेंसी का भंडार रखती है। इंडिया ने बहुत सारा डॉलर का रिजर्व बना के रख रखा है ताकि बाहर से कोई भी चीज खरीदें, अगर मान लो क्लास क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो क्लास उस सिचुएशन में इन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम अलग अलग कंट्री से क्लास सामान खरीदते हैं डेली बेसिस पे, तो हम उनको पेमेंट भी करेंगे, किसमें करेंगे, उनकी करेंसी में करेंगे। तो उनकी करेंसी का पूरा भंडार रिजर्व, पूरा कमरा भर भर के रिजर्व, समझ लो आप ऐसा कि वो कौन रखता है, आरबीआई रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है, ठीक है। और जनरली क्लास जैसे मैंने बोला ना कमरा भर भर के, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, फिजिकली ऐसा कमरा भर भर के नहीं रखा होता है क्लास। कुछ पेपर्स होते हैं जिनको एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उनके फॉर्म में रखा होता है उनके पास। एक ही कागज जो है वो 100 करोड़ का है, इस तरीके से। अगर ऐसे इकट्ठा करने लगी सरकार तो सोचो क्लास कितना स्पेस चाहिए होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, वेयर हाउस चाहिए पैसे रखने के लिए। तो फिर उसको पैसे को भेजने के लिए फिर पूरी फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी पैसे भेजने के लिए। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांसफर होता है। अच्छा सुनो, तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको ऑफिशियल रिजर्व बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल असेट held as a reserve by the Central Bank of India as in foreign currency. A change in foreign exchange reserve affect the balance of payment. तो foreign exchange reserve ये आरबीआई है, ये आरबीआई है। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, राइट। अभी मैं इसको डॉलर में ही मान लेता हूं, अभी मैं इसको डॉलर में ही मान लेता हूं, ठीक है। तो अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसका भंडार आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो अगर इस फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में कोई भी चेंज आता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। अ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हाँ सर, बात समझ गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई मेंटेन करता है, गुल्लक में जमा करके रखता है डॉलर, वो सारा का सारा अगर चेंज हुआ, बढ़ा घटा, तो वो क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हाँ सर, हम समझ गए। आगे पढ़ते हैं। एनी विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम और प्लस आइटम। ध्यान समझना, अगर मान लो, अब यहां ध्यान समझो, हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है $100 का, हमने एक्सपोर्ट किया $100 का, हमने इंपोर्ट किया है $120 का। मैंने, मान लो, इमेजिन करो कि मूवी चल रही है, मैंने सामान उठाया, बाहर वालों को बेच दिया, मेरे पास $100 आ गया मेरे पास, ठीक है। मेरी जेब में कितना है, $100, राइट। मैंने खरीद लिया $120 का, तो 100 तो मैंने ये दे दिया, पर $20 तो अभी भी कम पड़ रहे हैं ना। इमेजिन कि मैंने खरीदा, इंपोर्ट मतलब परचेज, परचेज किया $120 का, बेचा $100 का, तो अभी भी $20 मेरे को और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोलूंगा भाई अपने गुल्लक में से पैसे निकाल के दे दो। तो जब गुल्लक में से पैसे निकाल के देंगे तो ये क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स 20 इनफ्लो हो गया। तो 100 हमारे पास सामान बेच के आया था, 20 हमने यहां से निकाल दिया और हमारे पास 120 हो गया, 120 की हमने इंपोर्ट की पेमेंट कर दी। तो ये जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है इसे बोलते हैं प्लस आइटम या क्रेडिट आइटम, क्योंकि अभी यहां से तो हमारे कंट्री में आगे, बाद में वो जाएगा डेबिट आइटम होगा, वो छोड़ो। बच्चे बोलते हैं सर इंपोर्ट 120 का 120 दोगे, वो बाद की बात है, वो इंपोर्ट वाला ट्रांजैक्शन इंपोर्ट में आ जाएगा। यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, जो कम पड़ रहा है ना बैलेंस, जो हम निकाल रहे हैं क्लास आरबीआई से, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। तो ये प्लस आइटम है, यानी कि गुल्लक से निकाला, ये गुल्लक है, गुल्लक से निकाला तो पैसा देश के अंदर आया ना, तो ये प्लस आइटम है। बाद में वो जुड़ के चला जाएगा, वो माइनस आइटम होगा, वो बात की बात है। बट फिलहाल आपने क्लास जो रिजर्व यानी कि विड्रॉ किया, आप ध्यान से पढ़ना फिर से, एनी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व, रिजर्व में से कुछ भी निकाला और कंसिडर एज द क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम। तो आरबीआई के पास जो भंडार है उसमें से ऑफिशियली देश के अंदर अगर रिजर्व आ गया तो इसको बोलते हैं प्लस आइटम, इसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। आपने पहले भी पढ़ रखा है क्लास फॉरेन एक्सचेंज में, मैनेज फ्लोटिंग मतलब आरबीआई सप्लाई बढ़ा देता है डॉलर की। तो आरबीआई से हमने निकाल लिया $20, इसे बोलते हैं प्लस आइटम। अच्छा, अब उल्टा सिचुएशन देखते हैं इसका, ये हो गया ना सबको अच्छे से क्लियर? ओहो, हाँ ठीक है। अब यहां से देखना क्लास एक बार, अब इसका उल्टा देखते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा हम लोग इसका दूसरा केस, दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम किसी को भी समझा सकते हो, अपनी क्लास के टीचर तक को भी तुम समझा दोगे आसानी से, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि एक्सपोर्ट किया है मान लो $80 का और इंपोर्ट किया है $50 का। $50 खरीद, तो सबसे पहले $80 का हमने बेचा, तो मेरी जेब में $80 आ गया। अब मैंने इंपोर्ट किया है सिर्फ $50 का, तो अभी भी मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है $30 का, वहां पे कमी थी, यहाँ पे एक्सिस, तो 30 के $30 जो फालतू पैसा बच गया, मैं क्या करूंगा, गुल्लक में ऐड कर दूंगा, आरबीआई को दे दूंगा, भंडार में जुड़ जाएगा। तो एडिशनल, तो जितना भी एडिशन है ये पैसा चला गया ना। देखो आप ये सब मत देखो, आप सिर्फ इसको देखो जो भी ज्यादा कम है, तो ये पैसा तुमने जमा किया, तो जो भी एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो माइनस आइटम या डेबिट आइटम होता है। तो यही लिखा हुआ है, एनी एडिशन टू द these reserves are considered as debit और माइनस आइटम, और नेट वैल्यू ऑफ इन सब का मिलाकर क्लास आता है कैपिटल अकाउंट का। तो जो लोन है, इन्वेस्टमेंट है, इन सब की वैल्यू को मिला देंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको मिल जाएगा। तो ये समझ आ गया। तो अगर तुम्हारे पास सरप्लस पैसा आ गया, ज़्यादा डॉलर आ गया एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की वजह से, तो ये सारी चीज़ें क्लास आप यहाँ ऐड कर दो। एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब पैसा चला गया गुल्लक के अंदर तो माइनस आइटम, गुल्लक से पैसा आ गया तो प्लस आइटम, घर में गुल्लक है तोड़ के पैसा निकालोगे प्लस आइटम, जमा कर दोगे तो माइनस आइटम। सिंपल सी बात, सरप्लस है एडिशन टू रिजर्व माइनस आइटम, विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व डेफिसिट है तो प्लस आइटम। ओके तो फाइनली क्लास बस ये लास्ट पेज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इक्विलिब्रियम इन बीओपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस मिलाकर जीरो आ जाए। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या पता है क्या होता है, मैं समझाता हूँ, इसी केस में समझाता हूँ। अगर मान लो आपने एक्सपोर्ट किया 80 का और इंपोर्ट भी हुआ 80 का, तो क्या इस रिजर्व को छेड़ने की जरूरत है, मुझे बताओ। अगर तुमने एक्सपोर्ट किया $80 का, इंपोर्ट किया 80, अब इसे बिलियन डॉलर मान लो आप, एक देश तो इतना कम करेगा नहीं, तो बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, तो क्या यहाँ पे कुछ छेड़खानी होगी? नहीं। तो क्लास यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। इसी को बोलते हैं क्लास इक्विलिब्रियम इन बीओपी, जहाँ करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस मिलाकर जीरो है, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट घटा दोगे तो जो बैलेंस आएगा वो जीरो आएगा, राइट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये जीरो, इसको बोलते हैं क्लास आपका इक्विलिब्रियम, सबका बैलेंस मिलाकर जीरो आएगा। दिस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व सेंट्रल बैंक, कोई भी ऑफिशियल रिजर्व में मूवमेंट नहीं है। नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व, यानी कि जो ऑफिशियल रिजर्व पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ओके अच्छा, अगला है यहाँ पे, हाँ इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर है। लास्ट है डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, इसको बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर है, और डिसइक्विलिब्रियम में या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सरप्लस बीओपी किसे कहते हैं? हियर ऑटोनोमस रिसीट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। देखो सरप्लस का मतलब क्या है, जहां रिसीट्स ज्यादा है पेमेंट से, और डेफिसिट मतलब क्या है, जहां पे रिसीट्स आर लेस, रिसीट कम है पेमेंट से। ओके अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि सर ऑटोनोमस रिसीट्स किसे कहते हैं, ऑटोनोमस रिसीट्स और ऑटोनोमस पेमेंट किसे कहते हैं? ज़्यादा डिटेल में क्लास तुम्हारे सिलेबस के अंदर है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ जितना भी क्लास तुमको चाहिए यहाँ पे नॉलेज। साल भर में तुम जो भी ट्रांजैक्शन करते हो प्रॉफिट मेकिंग के लिए, उन सारे ट्रांजैक्शंस को ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो भी मन में आया साल भर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, गुड्स का सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट हो, लोन हो, बोरोइंग, कुछ भी साल भर में तुमने किया, वो आपका ऑटोनोमस रिसीट्स अगर पैसा आता है, और पेमेंट करते हो तो ऑटोनोमस पेमेंट है, राइट। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस, बीओपी हमेशा बैलेंस रहता है क्लास। इन केस देर इज इम्बैलेंस, अगर कोई इम्बैलेंस, देखो बीओपी हमेशा बराबर रहेगा आपका, हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बराबर रहना चाहिए, राइट, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन से। बट अगर एक्सपोर्ट 120 या इंपोर्ट 90 हो गया, इंपोर्ट 150 हो गया, अगर ये इम्बैलेंस है, तो जो भी तुम्हारे पास सरप्लस बचता है या जो कमी बचती है, वो तुम कहाँ से क्लास रिकवर करोगे? आरबीआई से। मतलब अगर, कहने का मेरा मतलब समझना क्लास, मैं जो पहले बता रहा था ना वही है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आपका बराबर होना ही चाहिए। अगर कुछ कम या ज़्यादा पड़ जाता है, मान लो क्लास कि मैंने एक्सपोर्ट किया 100 का, एक्सपोर्ट किया मैंने 100 का, समझना बात को, और इंपोर्ट किया 80, तो इस सिचुएशन में मेरे पास सरप्लस $20 आ गया। अगले केस में एक्सपोर्ट किया 80, इंपोर्ट किया 100, तो -$20।
तो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये आपको अगर प्लस है तो यहाँ जमा कर दो, माइनस है तो यहाँ से विड्रॉ कर लो। प्लस है तो जमा कर दो, माइनस है तो विड्रॉ कर लो, लेकिन बीओपी को बराबर रखो ताकि क्लास कोई भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो दोनों बराबर रहे। कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से निकाल लो या यहाँ पे जमा कर दो। और जब हम इस 20 को यहाँ जमा करते हैं और इस 20 को यहाँ निकालते हैं तो इस ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता है क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा बराबर रखना है। साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो आप, दैट इज ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, लेकिन बीओपी को बराबर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हो आप, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। टू मेंटेन अ बैलेंस इन बीओपी, दोनों तरफ को बराबर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस आप करते हो, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। बहुत टिपिकल था क्लास, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर भी मैंने कोशिश करी पूरी तरीके से समझाने की। वीडियो बैक करके आप दोबारा देख सकते हो। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अभी वन शॉट रिवीजन है, बिफोर एग्जाम रिवीजन है, प्रैक्टिस पेपर वगैरह बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास, वहाँ पे क्लास हम लोग और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई डाउट आपका आता है आप मुझे बता देना, ओके। तो बीओपी को हमेशा बराबर करना है। जैसे अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने 11th में सॉरी 12th में रिवैल्यूएशन अकाउंट देखा है ना, आप दोनों को क्लास बराबर करते हो, है ना। अगर मान लो ये 500 ये 500, जो बैलेंस होता है उसको लिखते हो रिवैल्यूएशन गेन, इधर आया तो लॉस। इसी तरीके से ये बीओपी का अकाउंट है, तो बीओपी का अकाउंट दोनों तरफ से हमेशा बराबर बराबर होगा। अगर कुछ कम ज्यादा पड़ता है तो उसको क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से उसको कॉम्पनसेट करेंगे, मतलब या तो निकाल लेंगे रिजर्व में से या रिजर्व में डाल देंगे, ताकि हमारा बीओपी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर रहे, ये काम करने के लिए, राइट। चलो, तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। आई होप क्लास कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है क्लास कि आपको अच्छे से समझ आए। उम्मीद है क्लास आप सपोर्ट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास जो भी बच्चा रियली में देख रहा है ना, रियली में जिसने इस चैप्टर को समझा है मुझसे, तो प्लीज़ यार आपको समझ आया तो यार लाइक जरूर करो। हर एक बच्चा जो है प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में क्लास बताओ मुझे समझ आया कि नहीं, और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स में, सारे दोस्तों में। यहाँ पे मैंने क्लास साथ में आपके लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लो। क्लास अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों में 100 नंबर की पूरी गारंटी मेरी है। अगर आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरी बात मान रहे हो, तो कहीं नहीं गए 300 नंबर आपके। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।